हेलो एवरीवन, आप सबका आईपीएल 2022 के सेशन में हार्दिक स्वागत है। एंड दिस सेशन has been started from 14 February, as you all know. And these are the various faculties, those are very experienced, जिनको आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। वो सब आपका आईपीएल आपके साथ हैं और इस आईपीएल सेशन में आपके साथ पूरा एक इंटायर क्रैश कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश हम कर रहे हैं। और इस हिसाब से हम पूरे क्रैश कोर्स को बना रहे हैं कि वो आपके इस साल के एग्ज़ाम्स के लिए सीधा क्लिक कर जाए, जहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं उन सबको लेकर हमारी पूरी टीम आप सबके साथ यहाँ पर जुड़ती है। सो दिस इज़ द 9th सेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो इस क्रैश कोर्स में मैं आपके साथ हूँ आज। और 9th सेशन लेसन में जाने के पहले मैं आपको बता दूँ कि एक्चुअल में हमें साइंस टेक में पढ़ना क्या होता है। और वही 11 चैप्टर्स जो मैंने आपको पीछे के 8 लेसन्स में भी बोले हैं, द सेम थिंग मैं आपको वहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ, ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट द साइंस अटैक, तो आपको यही चैप्टर्स आपकी प्रिपरेशन में होनी चाहिए। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेसन, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ डॉक्टर रवि अग्रहरी। आई हैव डन PhD फ्रॉम IIT दिल्ली। आई एम अ डायरेक्टर ऑफ पूर्वांचल IS गोरखपुर UP फॉर फेस टू फेस क्लासेस। मैं आपको 2 क्लास लेता हूँ, 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। वन इज साइंस टेक, सेकंड इज एनवायरमेंट। पिछले 19 years I am taking UPSC civil services classes and 1000+ selection already happened in civil service examinations. मेरी 2 बुक्स हैं जो पब्लिश होती हैं। वन इज़ ऑन साइंस एंड टेक एंड सेकंड इज़ ऑन इन्वायरमेंट, एंड बोथ 2 बुक्स पब्लिश अंडर मैकग्रह। अनअकैडमी पर मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पर आप जाकर PDF ले सकते हैं, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ पर PDF लेकर अपने टाइम को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। t.me/ravi_upsc_unacademy, दिस माई टेलीग्राम ग्रुप। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है वो unacademy.com/ravi_p_2010 पर है। यहाँ पर आपको प्लस की क्लासेस मिल जाएंगी, और प्लस की क्लासेस के अलावा स्पेशल क्लासेस भी मिल जाएंगे। ओके, प्लस की क्लासेस जो हैं दे आर द पेड क्लासेस, और स्पेशल जो क्लासेस हैं दे आर द फ्री क्लासेस। तो आप मुझसे जुड़ने के लिए अनअकैडमी पर आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। ओके, जहाँ पर आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, स्पेशली साइंस टेक और इन्वायरमेंट जो मैं आपको कराता हूँ। मेरा जो कोड है वो रवि UPSC है। ड्यूरिंग ज्वाइनिंग एनी कोर्सेज अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो यू विल गेट दैट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट इन एनी ऑफ द कोर्सेज। दिस अ बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको बेस्ट एजुकेटर्स जो इंडिया के हैं स्पेशली सिविल सर्विसेज के लिए, वो सब एक ही जगह पे अवेलेबल है। ओके, तो आप इनमें से इन सब की क्लासेस लाइव सेशन में यहाँ पर देख सकते हैं। न्यू कॉम्बो ऑफर है जो आप सबको दिया जा रहा है, जहाँ पे फ्लैट 25% डिस्काउंट है, प्लस यहाँ पे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको दिया जा रहा है अगर आप एजुकेटर कोड यानी रवि UPSC को यूज़ करते हैं। तो ड्यूरिंग ज्वाइनिंग रवि UPSC अगर आप कोड को यूज़ करते हैं तो यू विल गेट द एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट इन द फीस। और ये कोर्स आपको 18 मंथ के लिए कॉम्बो कोर्स है जो आपको दिया जा रहा है, न्यू कॉम्बो। ओके, कोर्स जो है दैट इज़ आइकॉनिक कॉम्बो। आइकॉनिक कॉम्बो में कुछ खूबसूरती है कि यहाँ पर आपको एक मेंटरशिप दिया जाता है, एक ट्यूटर दिया जाता है जो आपकी पूरी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करता है। ULI प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है, यहाँ पर जनरल स्टडीज़ के साथ CSAT की भी टेस्ट सीरीज़ आपको दी जाती है। एक नया प्रोडक्ट है जो अनअकैडमी पर लॉन्च हुआ है, और यहाँ पर अभी आपको शुरुआत में 50% ऑफ दिया जा रहा है। तो आप ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज़ करनी है तो यहाँ पर 6 मंथ और 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ये इसकी वैलिडिटी जो है वो 28 फरवरी तक है। तो अगेन आई रिमाइंड यू गाइस, 50% ऑफ, याद रखिएगा दैट दिस ऑफर विल ओवर बाई 28th। आइए बात करते हैं लेसन नंबर 9 पर, जिसके लिए आप सब मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। लेसन 9 पर जाने के पहले, जैसा मैंने आपको बोला था, टोटल 11 चैप्टर्स है जो आपको साइंस टेक में पढ़ने हैं, दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, पार्टिकल फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड डिजीज और मिसलेनियस। सो दीज आर द 11 चैप्टर्स यू पीपल रिमेंबर। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो आज स्पेस टेक्नोलॉजी का लास्ट टॉपिक है, दैट इज अ फ्यूचर मिशन ऑफ इंडिया। जब हम फ्यूचर मिशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे तो असल में हम किसके बारे में बात करेंगे? वैसे तो कई मिशन हैं जो फ्यूचर मिशन ऑफ इंडिया में आते हैं, तो पहले मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ, फिर उसमें बताता हूँ उसमें से कौन से मिशन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एक तो मिशन बोला जा रहा है जो कि बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है, जिसमें आपको सुनने में आ जाएगा, दैट इज़ द निसार मिशन। द वन इज़ द निसार मिशन। ओके, निसार मिशन का जिसका पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर है। इसके बारे में हमने पीछे भी थोड़ी सी बात की है।
NASA, ISRO. Actually, the best is that NASA we should write in the capital letter. NASA, I for ISRO, S for synthetic, A for aperture, and R for radar. Aperture and R for radar. तो ये हो गया आपको NASA, ISRO, synthetic aperture, radar. ओके, NASA, ISRO, synthetic aperture, radar. This is the one part. इसकी प्लानिंग है 2022 या 23 तक जो सफल होने वाली है 2022-2023 तक इसे पूरा करना है। इसके अलावा आफ्टर निशार प्रोजेक्ट अगर आप बात करेंगे तो आप सब जानते हैं गगनयान की काफ़ी ज़ोर शोर से हमेशा चर्चा होती है गगनयान, और गगनयान में भी बात हो रही है। अभी तक तो इसको भी 2022 तक का टारगेट था, लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रहा है वहाँ पर इसे बोला जा रहा है 2023 तक इसको भेजेंगे। इसके अलावा आप लोगों ने आदित्य मिशन का भी नाम सुना होगा। आदित्य मिशन का भी अक्सर न्यूज़ में रहा है 2022-23। तो यानी अभी जो आपको हाल ही में सुनने वाले हैं ये 3 मिशन हैं जो आपको हाल ही में सुनने वाले हैं। तो ये फ्यूचर मिशन है आज के रेफरेंस में, और ये हाल ही में सुनने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इन पर कुछ ना कुछ आर्टिकल जो है वो करंट अफेयर्स में भी खूब आ रहे हैं। और मिला जुला के बोलूँ तो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में रहना ही रहना है, तो बी सेफ फ्रॉम दिस। और ये सारे के सारे जस्ट 22 और 23 वाले, यानी अभी आपके समय में यही मिशन होंगे जो आपको सुनने को मिलेंगे। ओके, पहली चीज़। दूसरा, इसके अलावा कुछ और भी मिशन है, जैसे आपने सुना होगा शुक्रयान मिशन की भी इंडिया की प्लानिंग चल रही है। शुक्रयान मिशन की भी इंडिया की प्लानिंग चल रही है। शुक्रयान मिशन के अलावा अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं हम चंद्रयान 3 की भी बात कर रहे हैं, जो मैंने आपके पीछे के लेक्चर में बोला था। अभी हम चंद्रयान 3 की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा लैंडर और रोवर वाला पार्ट जो वो सफल नहीं हुआ है, तो कोशिश करनी कि चंद्रयान 3 में हम अपना लैंडर और रोवर को यहाँ पर सफल बना लें। तो शुक्रयान हो गया, चंद्रयान 3 हो गया। इसके अलावा एक और है जहाँ पे इंडिया का अपना टारगेट है अपना स्पेस स्टेशन बनाने का। सो इसको हम कह सकते हैं इंडियन स्पेस स्टेशन, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं इंडियन स्पेस स्टेशन, यानी भारत को अपना स्पेस स्टेशन बनाना है। ठीक है, इंडियन स्पेस स्टेशन, यहाँ पे भी बात होगी भारत को अपना स्पेस स्टेशन बनाना है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, शुक्रयान, चंद्रयान 3, इंडियन स्पेस स्टेशन, जो कमिंग फ्यूचर में और भी न्यूज़ में आने वाले हैं। ठीक है, कमिंग फ्यूचर में और भी न्यूज़ में आने वाले हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे निशार के बारे में। ठीक है, निशार के बारे में। असल में निशार क्या है आपको पहले ही बता दूँ। निशार एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। निशार एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, और ये ऐसी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, आपको बताऊँ कि जो कि एक्चुअल में हम जो लगाने वाले हैं वहाँ पर 2 कंट्री का जो स्पेस एजेंसी है वो आपस में काम कर रहा है। एक यूएस का है जिसका नाम है नासा, और दूसरा इंडिया का है जिसका नाम है इसरो। ये दोनों मिलकर एक सिंथेटिक अपर्चर रडार बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सिंथेटिक अपर्चर रडार बना रहे हैं। नाम ध्यान रखिएगा, सिंथेटिक अपर्चर रडार बना रहे हैं। और ये इतनी खूबसूरत, मतलब आपको मैं कह लूँ कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो कि करने वाला क्या पता है, अगर कोई फ्रैक्शनल चेंजेस भी अर्थ के सरफेस पे होने वाले हैं उनकी बहुत ही बेहतरीन पिक्चर लेने वाला है। किसकी? कोई फ्रैक्शनल चेंजेस भी अगर होने वाला है तो उसकी बहुत ही बेहतरीन पिक्चर ले लेगा। एनी फ्रैक्शनल चेंजेस अगर अर्थ के सरफेस पे होते हैं तो उसकी बेटर पिक्चर्स और इमेजेस के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है निसार प्रोजेक्ट। ठीक है, असल में है क्या कि यूएस के पास भी इस लेवल का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, इसमें डुअल फ्रीक्वेंसी बेस्ड है, डुअल फ्रीक्वेंसी बेस्ड है, डुअल फ्रीक्वेंसी बेस्ड है। ठीक है, डुअल फ्रीक्वेंसी बेस्ड है, एल बैंड फ्रीक्वेंसी और एस बैंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दोनों को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। ये एक तरह से ट्रांसपॉन्डर बैंड्स होते हैं, एक तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगर आप बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझाओ तो एक तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको एक्चुअल में हम सैटेलाइट्स के अंदर लगाते हैं, और इन्हीं की मदद से सैटेलाइट जो होता है अलग अलग तरह के काम करता है। ओके, इनको एक्चुअल में अगर आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जाओगे तो इसके लिए एक टर्म आता है ट्रांसपॉन्डर्स। तो वही मैंने कहा कि निशार प्रोजेक्ट जो होता है वो डुअल फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड होता है। ओके, सो निशार प्रोजेक्ट इज व्हाट दिस इज अ डुअल फ्रीक्वेंसी बेस्ड होता है। ओके, और आगे सुनिएगा। फिर मैं कहूँगा कि इसके साथ सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि फ्रैक्शनल चेंजेस को आइडेंटिफाई कर लेता है। जैसे मैंने कहा कि मान लो अगर मूवमेंट ऑफ प्लेट चल रहा है, मैंने कहा मान लो मूवमेंट ऑफ प्लेट चल रहा है, अगर मूवमेंट ऑफ प्लेट चल रहा है, कोई भी अगर मूवमेंट ऑफ प्लेट चल रहा है तो वहाँ पर ये पीपल कैन यूज इट, वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं मूवमेंट ऑफ प्लेट्स में। इसके अलावा अगर हम और भी बात करें, जैसे मैंने कहा कि मान लो, ओके, जैसे कहा मान लो कि कहीं पर कोई रेट ऑफ चेंजेस चल रहा है, रेट ऑफ चेंजेस। जैसे मैंने कहा मान लो कोई लेक है वो बहुत तेज़ी से सूख रही है, रेट ऑफ चेंजेस चल रहा है, तो उन केसेस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, उन केसेस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। निशार के बारे में मैंने आपको पीछे भी बताया हुआ है। ठीक है, जो आपने अभी मेरे साथ जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स वाले जो कॉन्सेप्ट्स उसके जस्ट बाद मैंने आपको ये समझाया था। निसार के बाद हम लोग अगला कॉन्सेप्ट चलते हैं, थोड़ा
देखते हैं, दैट इज़ द आदित्य मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आदित्य मिशन। ओके, आदित्य मिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मिशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला सोलर मिशन है। इट इज़ इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन ऑफ इंडिया। इट विल बी फर्स्ट सोलर मिशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले भारत का पहला सोलर मिशन होने वाला है, फर्स्ट सोलर मिशन ऑफ इंडिया। और इसका जो टारगेट है मैंने अभी आपको बोला है, दैट इज़ 2022-23। एक्चुअल में हुआ क्या मैं बताऊँ, काफ़ी टारगेट्स के जो ईयर है ना थोड़े डिले हो गए हैं, और इन सबके पीछे कोई और कारण नहीं है, कोविड है। तो कोविड की वजह से टारगेट थोड़े थोड़े आगे एक्सटेंड कर दिए गए। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि हर जगह 22 to 23 कर दिया गया। इवन एक बात और बताऊँ, सिर्फ नेशनल लेवल पे ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे यही हाल हुआ है, पूरी दुनिया में यही हुआ है। ठीक है, तो आदित्य मिशन ध्यान रखेंगे। आदित्य मिशन के पीछे कारण क्या है पता है? इस आदित्य मिशन के पीछे कारण पूरा ये है कि हमारे कोशिश ये करनी है कि सन की जो मिस्ट्रीज़ हैं, सन के जो रहस्य हैं, उनको जानने की कोशिश करनी है। सोलर मिस्ट्रीज़ को जानने की कोशिश करनी है। हमें सोलर मिस्ट्रीज़ को जानने की कोशिश करनी है। सोलर मिस्ट्रीज़ को क्या जानना है? जैसे मान लो कि सन में जो सोलर फ्लेयर आते हैं वो क्या है भाई? सोलर फ्लेयर, ठीक है। सोलर फ्लेयर क्या होते हैं? सोलर सुनामी क्या होती है? समझिएगा, सोलर सुनामी क्या होती है। जैसे अगर आप देखें तो सोलर विंड क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट आर द सोलर विंड, ठीक है। सोलर विंड क्या होते हैं, ठीक है। सोलर फ्लेयर, सोलर सुनामी, सोलर विंड। इवन आपको बताऊं तो सन में ना एक जगह होती है जो कहते हैं करोना। करोना का टेम्परेचर बड़ा मिसलेनियस सा टेम्परेचर होता है। करोना का जो टेम्परेचर होता है ना वो बड़ा मिसलेनियस टेम्परेचर है। कहते हैं 6000 केल्विन नॉर्मल टेम्परेचर जो सन के सरफेस का होता है उससे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो भाई ये मिसलेनियस टेम्परेचर कहाँ से आ जाता है? इवन यहाँ तक बोलते हैं कि कभी कभी इतने बड़े साइज़ के सोलर फ्लेयर हम जनरेट होते हैं सन से, जो दो सम टाइम एंटर इनटू द अर्थ ऑर्बिट, अर्थ के ऑर्बिट में आ जाते हैं, अर्थ के अंदर आ जाते हैं। अर्थ के अंदर नहीं, अर्थ के ऑर्बिट में आ जाते हैं। अर्थ का ऑर्बिट मतलब होता है कि जहाँ पर सैटेलाइट्स होती हैं उस पर आ जाते हैं, उनका प्रभाव बढ़ने लगता है। और जिसकी वजह से जो हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं ना, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, समझिएगा, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं वो हिसाब से इफेक्टिव नहीं होते हैं, वो काम नहीं करते हैं। और कभी कभी तो आपको बताऊँ नासा वार्निंग तक देता है कि भाई देखो इस बार मैसिव सोलर फ्लेयर जनरेट हो रहा है, किसी भी कंट्री का सैटेलाइट उसके चपेट में आ सकता है, ठीक है। तो कुछ दिनों के लिए हो सकता है डिस्टर्बेंसेस हो, या फिर हो सकता है कि आपकी सैटेलाइट ही खराब हो जाए। ओके, हो सकता है आपकी सैटेलाइट ही खराब हो जाए। तो काफ़ी हद तक सन की मिस्ट्रीज़ के लिए इस मिशन का पूरा टारगेट है, जिसको हम कहते हैं व्हाट इज इट, दिस इज कॉल्ड एज अ आदित्य मिशन। आदित्य मिशन में आपको कुछ चीज़ें और समझाता हूँ, जरा समझिएगा आदित्य मिशन में है क्या, समझिए। इस मिशन में ये है कि एक्चुअल में जो हम इसे भेजेंगे वो अर्थ के सरफेस से तकरीबन 1.5 मिलियंस किलोमीटर की दूरी पर भेजने का प्लान है। मिलियंस किलोमीटर की दूरी पर भेजने का प्लान है। और 1.5 मिलियंस का मतलब हो गया लगभग 15 लाख किलोमीटर। भाई 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 1.5 मिलियन इज इक्वल टू 15 लाख। तो 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर इसको भेजने का पूरा लक्ष्य है। ओके, 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर इसको भेजने का पूरा लक्ष्य है। और इसमें इसके पीछे कारण क्या है? एक्चुअल में एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था लैग्रेंज। एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था लैग्रेंज। ओके, लैग्रेंज। ओके, पीछे एक लेक्चर में मैंने श्री एस टी वर्मा जी के बारे में गलती से बोल दिया था कि ही इज़ नो मोर, तो उसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ। कभी लैग्रेंज का नाम आ रहा है एक मैथमेटिशियन का तो मुझे याद आ रहा है, शायद मैंने लेसन नंबर 6 या 7 में ऐसी कोई गलती कर दी थी। तो फिर मैंने आज चेक भी किया, बिकॉज समबडी हैज़ गिवन द मैसेज लाइक इट। तो उसके लिए भाई मैं अपोलोजाइज़ हूँ। और भगवान करे कि, क्योंकि एस टी वर्मा सर की किताबें हमने भी फिजिक्स में पढ़ी हैं और उसी से चलकर आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है। तो भगवान उनको हमारी भी उम्र दे, बड़ी लंबी उम्र दे। तो इसके लिए मैं बहुत ही क्षमार्थी हूँ आप सबसे, अगर इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो मुझे पता नहीं था, गलती से हुई है। क्योंकि मैंने कहीं कोई ऐसे न्यूज़ सुने थे तो उससे मुझे दुख भी बहुत हुआ था। तो अब इसी वीडियोज़ की सीरीज़ में आप में से कुछ लोगों ने उस लेक्चर को सुना होगा, तो आई जस्ट चेक इट, हिज 68-69 राइट नाउ। तो मैं उसके अपडेट्स को भी देखा, तो मैंने कहा कि आपको बता दूं क्योंकि वो मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। सो आगे बढ़ते हैं। तो वहीं पर हम आपसे बात करते हैं लैग्रेंज का। लैग्रेंज इज़ अ मैथमेटिशियन, और लैग्रेंज जो एक मैथमेटिशियंस हैं, इन्होंने एक चीज़ बताई, जानते हो क्या? एक्चुअली दो सेलेस्टिकल बॉडीज़ के बीच में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, समझिएगा, जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, अब समझ, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं, और भी चीज़ें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा जैसे आपको कोरियोलिस फोर्स भी सुना होगा आपने, कोरियोलिस फोर्स। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो अर्थ के रोटेशन की वजह से अर्थ पे कुछ फोर्सेस लगते हैं, जैसे विंड की डायरेक्शन कुछ अलग हो जाती है, कोरियोलिस फोर्सेस जो होते हैं। सो ग्रेविटेशनल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, इवन इसके अलावा जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होते हैं,
इसके अलावा जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होते हैं, इन सारे के सारे जो फोर्सेस होते हैं इनका अपना एक डायरेक्शन होता है ना, इनका अपना एक इफेक्ट होता है, अपना इनका एक प्रभाव होता है, जिसकी वजह से हमें किसी सैटेलाइट्स को इन दो सेलेस्टिकल बॉडीज़ के बीच में रखने में काफ़ी दिक्कत होती है। ओके, जैसे मान लो कि हम अर्थ और सन के बीच में रख रहे हैं, क्योंकि आदित्य मिशन में हमारी प्लानिंग है क्या, अर्थ से अराउंड 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर पे रखना है, यानी तकरीबन 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर रखना है। और ये दूरी ही क्यों डिसाइड की गई, तो इसके पीछे मैं कारण बोल रहा हूँ क्योंकि एक लैग्रेंज एक मैथमेटिशियन था, उससे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह से, ऑब्जर्वेशन से पता किया, मॉडलिंग से, कि हर दो बड़े बड़े सेलेस्टिकल बॉडीज़ जो होते हैं उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह जो होते हैं उनका प्रभाव उस एरिया में नगण्य हो जाता है, मतलब एक बैलेंस में आ जाता है, उनका इफेक्ट नहीं होता है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, कोरली फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस विल कम इन अ बैलेंस, कहने का मतलब यह है। और वही पूरा का पूरा जो लैग्रेंज पॉइंट है, उसी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। ओके, दिस इज द लैग्रेंज पॉइंट। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ गई कि एक्चुअल में हम इसे कहाँ रखने वाले हैं। वो एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर ये सारी चीज़ें होने वाली। अगर मैं लैग्रेंज पॉइंट में बहुत सारी जगह होती है, जैसे L1 होता है, L2 होता है, L3 होता है, एक्चुअल में हम उसको L1 पॉइंट पर रखने वाले हैं। इसीलिए आपने सुना होगा जब भी कभी आदित्य मिशन का नाम आता है तो आदित्य के साथ हमेशा L1 लिखा होता है। तो वेरी श्योर अब कभी आप L1 के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। L1 वो बिंदु है, वो जगह है जो लैग्रेंज नामक मैथमेटिशियन ने बताया था, जहां पर एक्चुअल में हम उस सैटेलाइट्स को रखने वाले हैं। ड्यू टू दिस लोकेशंस द ग्रेविटेशनल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज जो होते हैं, दे आर कमिंग इन द बैलेंस, वो एक बैलेंस में आ जाते हैं, तो उनका प्रभाव नहीं होता है। यह है पूरा का पूरा लॉजिक, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और आपको बता दूं कि फिर मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ इंडिया ही नहीं है जो सन के मिशन भेज रहा है, बहुत सारे और भी कंट्रीज जिन्होंने सन के मिशन भेजे हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। जैसे एक मिशन है हेलियोस है, आप में से शायद कुछ लोगों ने सुना होगा हेलियोस मिशन। कुछ लोगों ने सुना होगा जैसे कि पार्कर का नाम, वो क्या नाम है उसका, अरे पंच मिशन है। ओके, पंच मिशन है जो अभी भेजने की तैयारी चल रही है। ठीक है, इस तरह के कई मिशन हैं, तो उनमें से हमारा इंडिया का अपना आदित्य मिशन भी आता है। अब हम आपको लिए चलते हैं एक नए टॉपिक पे। नया टॉपिक ऐसा टॉपिक जो कि एवरग्रीन टॉपिक है, जिसका नाम है गगनयान। एंड गगनयान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एवरीबडी नो। ओके, ये एक एवरग्रीन टॉपिक हो गया। होता क्या है कि 15 अगस्त, सुनिएगा, 15 अगस्त 2018 को हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो रेड फोर्ट से बोलते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं कि भारत अब अपना पहला मैन मिशन भेजने वाला है। सो द फर्स्ट मैन मिशन ऑफ इंडिया, जिसे क्या, फर्स्ट मैन मिशन ऑफ इंडिया, जिसका नाम है गगनयान। ओके, इसके लिए इन्होंने एक टारगेट ईयर भी दिया था कि जब हम 15 अगस्त 2021 सेलिब्रेट कर रहे होंगे तब तक हम इसे 2022 सेलिब्रेट कर रहे हैं तब तक हम इसे भेज लेंगे। लेकिन अभी ऐसा है कि कुछ न्यूज़ ये है कि 2023 तक इसको भेजने का लक्ष्य है। तो अभी इसमें भी थोड़ा बहुत डिले प्रोसेस है, कोई बात नहीं, डिले चले लेकिन मिशन फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिशन के पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट, उनकी उम्मीदें होती हैं, देशवासियों की उम्मीदें होती हैं और बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं। ठीक है, चलेगा। यहीं पर एक चीज़ बता दूँ, इसके पीछे जो पूरी फंडिंग है वो तकरीबन 10,000 करोड़ की है 900 कुछ करोड़ है, तो वो आप लगभग 10,000 करोड़ रुपए की फंडिंग है जो सरकार ने की, स्पेशली टू मेक द गगनयान प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। जब APJ कलाम साहब थे, वो भी गगनयान प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी उत्सुक रहे थे हमेशा, कि इंडिया वेरी सून विल सेंड अ मैन इन द स्पेस। तो इस तरह की बातें उस समय भी बहुत आया करती थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, दैट इज़ अ गगनयान मिशन में। और आपको चीज़ें बताता हूँ गगनयान के केसेस में। अगर भारत गगनयान मिशन भेज देता है तो इंडिया दुनिया में चौथी रैंक पे आ जाएगा, चौथा नंबर पर वो कंट्री होगा जो किसी मैन को स्पेस में भेजने वाला कंट्री की लिस्ट में आएगा। अभी तक जिन कंट्रीज़ ने भेजा है उसमें US है, उसमें रशिया है और उसमें चाइना है। तो अभी तक ये 3 ही कंट्रीज हैं जिन्होंने किसी मैन को स्पेस में भेजा था। इंडिया विल बी द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड, जो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे भी दूर दूर तक कोई ऐसी कंट्रीज नहीं दिख रहा है जो इंडिया के पहले सफल हो जाए। तभी मैं कह रहा हूँ कि हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है दैट इंडिया विल बी, अभी नहीं हुआ है, इंडिया विल बी द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड जो गगनयान मिशन को भेजेगा, तो मैन इन द स्पेस भेजेगा। अब यहीं पर कुछ चीज़ें और बता दूँ। असल में जो गगनयान मिशन है वो एक तरह से पोलर ऑर्बिट में भेजने वाले हैं। पोलर ऑर्बिट तो मैंने आपको बताया था पीछे के लेक्चर्स में। मान लो ये अर्थ है और पोल टू पोल अगर सैटेलाइट घूमता है उसको बोलते हैं पोलर ऑर्बिट। तो यहाँ पर गगनयान जो एक सैटेलाइट है, जो एक फिलहाल सैटेलाइट मत बोले, स्पेसक्राफ्ट बोले या शटल बोले, जिसको हम भेजने वाले हैं, ठीक है, पोलर ऑर्बिट में भेजने वाले हैं।
पोलर ऑर्बिट पे लगभग जो सुनने में आ रहा है वो 500 किलोमीटर की हाइट पे भेजने वाले, लगभग 500 किलोमीटर की हाइट पे भेजने वाले हैं। और ये कहा जा रहा है जो गगन मिशन हम भेजेंगे इसमें जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो कुल 3 या 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे, पर अभी भी बहुत ज़्यादा इनके बारे में कोई चीज़ें डिस्क्लोज नहीं हो रही। 3 या 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे जो है ना, 3 या 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे जिनकी मदद से ये एस्ट्रोनॉट्स होंगे जो कि स्पेस में जाएंगे। और इनका जो टोटल टाइम होगा, जितने दिन वो स्पेस में रहेंगे, दैट इज़ अराउंड 5 to 7 days। ओके, ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ें नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो आप पढ़ते हैं ये तभी तय होगा जब वो दिन आएगा और जब वो चीज़ें भेजी जाएंगी। तो अभी यहाँ पर ये जो 3-4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे, 5-7 days होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कहीं कुछ अगर थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन डेटा आपको मिलते हैं तो भी ठीक है। अच्छा, और सुनिएगा, यहाँ पर पोलर ऑर्बिट है, तो एक समय के लिए वो पर्टिकुलर किसी जगह के लिए फिक्स नहीं होगा। ये चीज़ मैं आपको पीछे ऑर्बिट के चैप्टर्स में समझा चुका हूँ। गगनयान का ये रहा कुछ इन्फॉर्मेशंस जो आपको फैक्चुअल डेटा के फॉर्म में जानना है। अब गगनयान का एक्चुअल में टेक्निकल पार्ट क्या है, इसका टेक्निकल पार्ट क्या है, आगे गगनयान की टेक्नोलॉजी पर आते हैं। असल में जब हम गगनयान की टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो 2-3 चीज़ें आएंगी, ध्यान रखिएगा। जब हम गगनयान की टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो 2-3 चीज़ें आएंगी। क्या आएगा देखिएगा। पहले तो गगनयान की टेक्नोलॉजी में जो बात होगी वो होगी GSLV Mk3 की, वो बात होगी GSLV Mk3 की। तो एक तो बात ये होने वाली है GSLV Mk3 की। दूसरी बात होने वाली है, आपको बताऊं तो केयर के बारे में। सुनिएगा, केयर के बारे में। केयर जिसके टेस्ट या परीक्षण को हम पैड एबॉट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? पैड एबॉट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ पैड एबॉट टेस्ट। ये दूसरी चीज़ हो गई केयर। तीसरा हो गया एक तरह का RLV चाहिए हमें, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। और एक चीज़ और आपको चाहिए, दैट इज व्हाट RLV के बाद, दैट इज आपने सुना होगा इस कॉलेज ऑफ व्योमित्रा, एक विमेन स्पेस रोबोट है। व्योमित्रा इज अ विमेन स्पेस रोबोट। सो व्योमित्रा इज अ विमेन स्पेस रोबोट। ओके, व्योमित्रा इज अ विमेन स्पेस रोबोट। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं। इन 4 चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। पहले तो हम बात करेंगे GSLV Mk3 की ज़रूरत क्यों है। आप फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जब मैंने आपको लॉन्च व्हीकल में पढ़ाया था, मैंने क्या बोला था? GSLV Mk3 के आने के बाद अब इंडिया का विजन है गगनयान। GSLV Mk3 के सफल परीक्षण की वजह से जो इंडिया ने चंद्रयान 2 भी GSLV Mk3 की मदद से भेजा था, इंडिया का टारगेट है इंडिया का स्पेस स्टेशन। तो जो इंडिया का गगनयान है, इंडिया का स्पेस स्टेशन है, उसमें GSLV Mk3 का हम यूज़ करने वाले हैं। और GSLV Mk3 के साथ बेनिफिट क्या है कि हैवी वेट को हम ले जा सकते हैं। और आपको मैंने क्या बोला था, अगर मान लो 8000 से 10,000 किलो का मास है, अगर 8 टन से 10 टन का मास है, 8000 to 10,000 टन का मास है ना, सॉरी 8000 से 10,000 kg का मास है, यानी 8 से 10 टन का, इसको हम ले जा सकते हैं लियो ऑर्बिट में। और गगनयान में ऐसा ही होने वाला है। इसका द्रव्यमान करीब मास जो है वो इतना ही होने वाला है। तो आपको GSLV चाहिए। और कहीं ना कहीं GSLV की सफलता जो चंद्रयान 2 के केस में देखी गई, वो भविष्य लक्षित के रूप में हम गगनयान के रूप में बोल सकते हैं कि गगनयान को सफल बनाने में काफ़ी हद तक कारगर होगा। अब बात होती है केयर क्या होता है। देखो, केयर में कई चीज़ें। केयर में एक को बोलते हैं क्रू एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट। क्रू एटमॉस्फेरिक री एंट्री, ये क्या है? देखो, ऐसा है कि अभी अमेरिका के भी कुछ मिशन सुनने में आ रहे हैं री एंट्री एक्सपेरिमेंट। क्या सुनने वाले, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अमेरिका का एक मिशन, इसका नाम है ओरियन स्पेसक्राफ्ट। और अमेरिका अपने ओरियन स्पेसक्राफ्ट को यूज़ करने वाला है। क्यों यूज़ करने वाला है? अमेरिका अपने ओरियन स्पेसक्राफ्ट को यूज़ करने वाला है एक्चुअल में अगेन मैन मिशंस के लिए। इंटरेस्टिंग है ना। अमेरिका ने अपने मैन मिशंस को रोक दिए है ना, क्योंकि कुछ कैजुअलिटीज़ हो गई थी, कुछ एस्ट्रोनॉट्स की डेथ हुई थी, कल्पना चावला वाली भी डेथ आपने सुना होगा। तो उसके बाद अमेरिका काफ़ी डर नहीं किया था, मतलब अमेरिका थोड़े दिन के लिए पॉज कर रहा था इन चीज़ों को। और अब फिर न्यूज़ में आ रहा है कि अमेरिका भी ओरियन स्पेसक्राफ्ट वगैरह को भेजने की बात कर रहा है। और उस ओरियन में भी ये बात हो रही है कि केयर होगा। केयर का मतलब होता है क्रू एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट। देखिए होता क्या है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आप ना अर्थ के बियॉन्ड स्पेस में जा रहे हैं, और स्पेस लिवलीहुड के लिए नहीं होता।
स्पेस लिवलीहुड के लिए नहीं होता। ठीक है, स्पेस लिवलीहुड के लिए नहीं होता। तो अब क्या किया जाए? अब करना ये है, आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के टेस्टिंग भी हम करें, इस तरह की चीज़ों के साथ हम एस्ट्रोनॉट को भेजें, जो कि इस बार इंसान जा रहे हैं। हम एक सिंगल रिस्क भी नहीं ले सकते कि अगर मान लो ऊपर कोई सिंगल प्रॉब्लम भी आता है, अगर मान लो ऊपर कोई एक सिंगल प्रॉब्लम भी आता है, तो एस्ट्रोनॉट्स विल सेफली कम बैक टुवर्ड द ग्राउंड और अपनी ज़िंदगी को बचा लें। उसी को बोला गया क्रू एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई। उसी के लिए टर्म कौन सा आया? क्रू एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट। वो फिर से अपने एटमॉस्फेयर में लौट के आ जाए। ओके, दिस इज क्रू एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलेगा। तो यहां पर आपको क्या बता रहा है? री एंट्री का मतलब होता है पुनः नीचे लौट आए। क्रू मेंबर किसको बोला गया? एस्ट्रोनॉट या कॉस्मोनॉट को। और एटमॉस्फेयर मतलब अपना ओन एटमॉस्फेयर की बात करें। इस तरह के एक्सपेरिमेंट भी भारत ने इसमें किए हैं और इस तरह की चीजें अमेरिका जैसे ओरियन में भी कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आरएलवी का एक सफल परीक्षण भी भारत ने किया इन 2016। आरएलवी क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ऐसा है, जब आप एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाओगे तो फिर से लेकर आओगे, तो कहीं ना कहीं आप जो शटल को यूज करो जीएसएलवी एमके, कहीं ना कहीं आरएलवी के कंसेप्ट पर होगा वो। ओके, आरएलवी के कंसेप्ट पर होगा वो। और एक न्यूज और है व्योमित्रा। क्या देखो, ऐसा व्योमित्रा क्या है आपको बताऊं। व्योमित्रा एक विमेन स्पेस रोबोट है। असल में पूरा का पूरा जो गगनयान मिशन होने वाला है ना, वो 3 फेज में पूरा होने वाला है। 1 फेज, 2 फेज और 3 फेज। 3 फेज है उसका जो फाइनल फेज है। ओके, गगनयान में जब हम ह्यूमन को भेजेंगे 3rd फेज में, समझिए 3rd फेज में, तो उसके पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? 1st और 2nd फेज से हुए गुजरने वाले हैं। पहले फेज में क्या होने वाला है? पहले फेज में क्या होने वाला है मैं आपको बताऊं। 1st फेज और 2nd फेज में जरा सुनना, ठीक है, सुनना दोस्त। पहले फेज में हम अनक्रूड भेजने वाले। अनक्रू मतलब यहां पर कोई क्रू मेंबर नहीं है, तो क्या भेजने वाले? अनक्रू मेंबर भेजने वाले। ठीक है, अनक्रू मेंबर, CREW है। ठीक है, अनक्रू मेंबर है। दूसरे में अनक्रू मेंबर तो है, सुनिएगा, इसमें इंसान नहीं जाने वाला, लेकिन अनक्रू मेंबर के साथ यहां पर एक चीज और है। अनक्रू मेंबर के साथ यहां पर क्या है? एक चीज और है, और वो एक चीज क्या है? जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अनक्रू मेंबर के साथ यहां पर एक चीज और है, और वो चीज क्या है? सेकंड में ध्यान दीजिएगा। दैट इज व्योमित्रा। ठीक, और 3rd में फाइनल हम भेजने वाले हैं क्रू मेंबर। ये दोनों के दोनों जो टेस्ट होने वाले हैं 2022 में होने वाले हैं, बस इसी साल, जो साल आप मुझे सुन रहे हैं। और ये वाला जो क्रू मेंबर है 2023 में जाएगा। इसीलिए मैंने कहा गगनयान में अब 2023 की बात हो रही है। समझ में आ गई बात? अब यहां पर अनक्रू मेंबर, यहां पर एक्चुअली मुझे बताना है विमेन स्पेस रोबोट जिसका नाम है व्योमित्रा। किसने बनाया? इसरो ने बनाया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हु मेड इट? ऑफ कोर्स इंडाली, ये सारा का सारा इसरो का है, इसरो ने बनाया। अब सुनिएगा इसमें है क्या। असल में इसमें होने वाला क्या है समझिएगा। एस्ट्रोनॉट्स स्पेस शटल के अंदर बैठकर किस तरह की एक्टिविटी करेंगे, क्या उनको ज़रूरतें हो सकती हैं, इन सारी चीज़ों की स्टडी हम एक रोबोट्स के माध्यम से करने वाले हैं। और उसी रोबोट्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम एस्ट्रोनॉट्स को प्लान करके ऊपर भेजेंगे। सोचिए कितनी टेस्टिंग, कितने सारी चीज़ों से होकर हम गगनयान फ्यूचर को सफल बनाने वाले हैं। और एक बात और आपको बता दूं, समझिएगा, गगनयान के लिए नेशनल इंटरनेशनल बहुत जगहों से काम हो रही है। ठीक है, अब जैसे आपको बताऊं कि किसी एस्ट्रोनॉट्स को जब आप स्पेस में भेजते हैं तो हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज होते हैं। क्या लॉट ऑफ इश्यूज होता है? सबसे बड़ा इशू तो ये होता है कि आप जहाँ ऊपर जाते हैं वहाँ ग्रेविटी बहुत कम होती है, और वो जगह होती है माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट। वो जगह होती है माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट। और माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट में आपको बताऊं कि हम लोग की जो बॉडी होती है वो गुरुत्व के प्रभाव में काम करने वाली होती है, और कम गुरुत्व के वातावरण में जाकर हम लोग की बॉडी पे ये नॉर्मल जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब ढंग से काम नहीं करेंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट में जाकर सारी की सारी एक्टिविटी है, ठीक है, ह्यूमन की नॉर्मल बॉडी की, वो सारी की सारी गड़बड़ हो जाती है। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये मत सोचना कि आप अगर ऊपर स्पेस में जाते हो तो इट्स वेरी गुड, वेरी हैप्पी, वेरी एंजॉय लॉट। नहीं, ध्यान रखिएगा, आपके जान के लाले भी पड़ जाते हैं। इवन जब आप ऊपर जाते हैं तो अच्छा खासा हायर इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस होता है, आपको पता होना चाहिए। हायर इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस होता है भाई। अब ज़मीन पे हैं तो ज़मीन पे मान लिया आप यहाँ खड़े हैं,
ऊपर डस्ट का पार्टिकल है तो वो सन की लाइट को रोक देता है, तो नीचे जो होता है कम आता है, लेकिन अब वही आप ऊपर चले जाए तो सीधा आपकी बॉडी पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। इसलिए उनके ड्रेसेस वेसेस भी बहुत ढंग से बनाए जाते हैं। आपको बताऊँ इस मिशन में डीआरडीओ भी काम कर रहा है। अब वो बोलोगे सब तो डिफेंस का काम करता है, क्या होगा डिफेंस का काम करता है? वो एस्ट्रोनॉट्स पे पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है कि वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स क्या खाएगा, किस हिसाब से अपनी एक्टिविटी करेगा, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों पर बेस्ड होकर गगनयान प्रोजेक्ट को हम लोग सफल बनाने वाले। तो सोचिए जो 3 व्यक्ति हैं, जो 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं, ये जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं जिनके नाम अभी कहीं डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, अपनी लाइफ के लिए साथ कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं पर देश के नाम पर। भाई समझ सकते हैं देश कितनी बड़ी चीज़ होती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था जो मुझे आपको बताना था रिगार्डिंग द गगनयान, और मुझे लगता है कि आप इसे हर स्टूडेंट्स को ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। एक चीज़ मैं आपको और पढ़ाऊंगा दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फ्यूचर मिशन में, और जो आपको जानना है, जिसको हम कहेंगे स्पेस स्टेशन की बात। वो भी छोटा सा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ स्पेस स्टेशन के बारे में। स्पेस स्टेशन एक्चुअल में क्या होता है, इंडियन स्पेस स्टेशन की बात कर रहा हूँ मैं आईएसएस की बात कर रहा हूँ, इंडियन स्पेस स्टेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंडियन स्पेस स्टेशन है क्या, जरा सुनना। असल में होता क्या है कि इंडिया को भी अपना एक एक्सपेरिमेंट करना है, जो एक्सपेरिमेंट इंडिया को माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट में करना है, समझिएगा, माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट में करना है। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तो इंडिया मेंबर है नहीं, जो आईएसएस है, इवन ना तो ऑब्जर्वेटरी स्टेट है ना एसोसिएट मेंबर है, तो वहाँ पर उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। अब क्या किया जाए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये हुआ कि क्यों ना हम अपना स्पेस स्टेशन खुद बनाएं, और ये न्यूज़ इसरो की अभी 2 साल पहले ही आ गई है, और इस पर एक बार क्वेश्चन 2020 के मेंस में यूपीएससी ने पूछ भी दिया है। यूपीएससी मेंस में कुछ मेरी एक आदत है तो जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो पीटी और मेंस से क्वेश्चन कहीं अगर आए हुए होते हैं तो मैं आपको ज़रूर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि मैं आपके साथ एक्सरसाइज करके कितना बैठता हूँ, ठीक है। और ये एक्सरसाइज आपको भी ज़रूरी होती है। सो इंडिया का जो स्पेस स्टेशन है, अब इंडिया बनाएगा, ठीक है। और इसकी जो टोटल मास आता है वो लगभग कहा जाता है कि 20 टन के आसपास इसका मास होगा। तो व्हाट विल बी इट्स मास, तकरीबन 20 टन का मास होगा, यानी 20,000 किलो का होगा। 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, तो 20 टन इज इक्वल टू 20,000 किलोग्राम का ये पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन होगा। और यहाँ माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट पे हम लोग, ये होगा क्या, ये पूरा का पूरा एक तरह से एक स्पेस लेबोरेटरी है, अच्छी तरह से, ये पूरी तरह से स्पेस प्रयोगशाला है, एक स्पेस लेबोरेटरी है, ठीक है। स्पेस लेबोरेटरी, स्पेस प्रयोगशाला है, पूरी स्पेस प्रयोगशाला है। इस स्पेस प्रयोगशाला में हम लोग पूरा माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट है, सारे एक्सपेरिमेंट करने वाले। अब आप पूछोगे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट, कौन कौन से नहीं करने वाले हैं। फिजिक्स से रिलेटेड सारे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, फिजिक्स से रिलेटेड, सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड, ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड सारे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। इसके अलावा आपको और बताता हूँ, सुपर कंडक्टिविटी के अलावा तो फिजिक्स से करने वाले हैं, सुपर कंडक्टिविटी से जुड़े एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ हम लोग केमिस्ट्री से जुड़े एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, बहुत सारे, कि माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट है, केमिस्ट्री के डिफरेंट रिएक्शंस में क्या चेंजेस होते हैं। इवन आप प्रोटोटाइप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। प्रोटोटाइप एक्सपेरिमेंट का मतलब है छोटे लेवल पर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कहीं कोई बहुत बड़ा मिशन भेजना है, तो अब आपके पास एक जगह है कहीं पर कि आप 400-500 किलोमीटर की हाइट पर ले जाकर आप इस लेबोरेटरी में कुछ टेस्टिंग कर सकते हैं और उसी एक्सपेरिमेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं शायद आपको बोला नहीं, स्पेस स्टेशन की हाइट क्या होती है, लियो होती है, 400-500 किलोमीटर की हाइट ही होती, ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, ज़्यादा नहीं होती। तो प्रोटोटाइप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब तो वो अलग बात है कि इंडिया ने मार्स, है ना, मून, इस तरह के प्रोजेक्ट भेज दिए हैं, ठीक है। अब इंडिया को दिक्कत है, लेकिन हाँ, इंडिया को शुरुआती तौर पे या किसी कंट्री को छोटे लेवल पे कोई एक्सपेरिमेंट करना है, कहाँ तक जाए, तो अब आपको लगता है कि हाँ, ऊपर स्पेस में एक सपोर्टिंग सिस्टम है जहाँ तक आप जाकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोटोटाइप एक्सपेरिमेंट इज पॉसिबल नो। तो इवन इतना ही नहीं, आप बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। ह्यूमन ग्रोथ वगैरह क्या हो सकता है, ओके, ह्यूमन ग्रोथ का हो सकता है, ओके, ह्यूमन ग्रोथ है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, इस तरह का देख सकते हैं। ह्यूमन के इवोल्यूशन में, ह्यूमन के ग्रोथ में क्या इफेक्ट पड़ता है माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट में, ये सारी की सारी स्टडीज जो हैं आप आसानी से यहाँ कर सकते हैं माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट में। तो कहने का सीधा का सीधा मतलब है कि आप इंडियन स्पेस स्टेशन में इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं वो हर डिसिप्लिन से जुड़े हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, तो ये पूरा का पूरा आपको एक नॉलेज देने वाला। और सुनो, ये ज़रूरी भी है, क्या पता आपको कुछ ऐसे अच्छे रिजल्ट आ जाए बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के, ह्यूमन की बॉडी के अंदर चलते हैं, ह्यूमन की लाइफ को बढ़ा दें। या मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्रिएटिव माइंड की तरफ से पॉजिटिव तरीके से सोच रहा हूँ। नेगेटिव्स तो है ही है,
लो ग्रेविटी इन्वायरमेंट में है ना, अगर कोई एक्सपेरिमेंट करने जाता है तो उसको क्या पता चलेगा, आप खुद जानते हैं। जैसे अब गगनयान में आप जा ही रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पहले गगनयान पढ़ा और आपको स्पेस स्टेशन पढ़ा रहा हूँ। ऊपर जाते हैं तो सोचिए रेडिएशन का इफेक्ट कितना ज़्यादा पड़ेगा, ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ। अभी एक होड़ बनी है, पता है क्या, स्पेस स्टेशन में मैं सबसे ज़्यादा दिन गुजारूंगा, कोई और जाता कहता है नहीं मैंने सबसे ज़्यादा एक टाइम में किया, कुछ करें कुल मिलाकर आज तक मैंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। तो एक होड़ मची हुई है स्पेस स्टेशन पे जाने की, क्रेज़ है साइंटिस्ट के दिमाग में। ठीक है, एक आध चीज़ें और छोटी छोटी हैं जो आपको बतानी है। जैसे हम लोग शुक्रयान के बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल शुक्रयान को लेकर हम लोग अभी काफ़ी डिले हैं, 2015-2016 तक आ जाएगा। पहले 2014 बोला जाता था, लेकिन अब यहाँ पर 16 तक की चीज़ें भी इसरो पे लिखी जा रही हैं। शुक्रयान में पूरी कोशिश थी कि शुक्र प्लैनेट का जो वीनस है, वीनस की स्टडी करनी है, वीनस के प्लैनेट की। और वीनस जो है इंडिया का अर्थ का ट्विन सिस्टर भी बोला जाता है, एवरीबॉडी नो। शेप और साइजेस काफ़ी हद तक वो दिखने में अर्थ की तरह ही होता है, इसलिए वो अर्थ की जुड़वा बहन भी बोली जाती है। और आपको लिटरली बताऊँ तो वीनस जो है वो मार्स से काफ़ी करीब है। जैसे मैंने कहा मान लो ये अर्थ है, तो ये वीनस है, ये अर्थ है, तो ये वीनस है, और ये क्या है, मार्स है। तो अर्थ के ज़्यादा करीब क्या होता है, अर्थ के ज़्यादा करीब वीनस है, वही बात मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो एक वीनस मिशन है शुक्रयान जो भारत, इसमें सुनने में आ रहा है कि जो GSLV MK2 है ना, GSLV MK2, इसकी मदद से भेजा जाएगा। इसका तकरीबन जो द्रव्यमान या मास सुनने में आ रहा है वो अभी तक 2500 kg के आसपास आ रहा है, लगभग, बहुत एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। और 2500 kg अगर आपने लॉन्च व्हीकल वाला टॉपिक सुना होगा तो आप अच्छी तरह से समझते हैं। करना क्या है, पूरा का पूरा क्या कहते हैं, रिमोट सेंसिंग करनी है, समझ लो। पूरा का पूरे इस एरिया की रिमोट सेंसिंग करनी है, वहाँ के रिसोर्सेज पता करने हैं, वहाँ की चीज़ों के बारे में जानना है, तो पूरा का पूरा रिमोट सेंसिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को पूरा का पूरा रिमोट सेंसिंग करनी है इस पूरे एरिया में। ठीक है, इस पूरे एरिया में हमें करनी है रिमोट सेंसिंग, एवरीबडी रिमेंबर। एक और टॉपिक है, छोटा सा बता दूँ, चंद्रयान 3 के बारे में, बहुत ज़्यादा नहीं मिलूंगा चंद्रयान 3 के बारे में। देखो ऐसा है कि मैंने आपको पीछे के लेक्चर में बोला था कि चाइना का एक मिशन है चैंग, जो काबिल तारीफ है और बहुत आगे निकल चुका है चाइना इस मून के एक्सपेरिमेंट में। और मून को तो लोग अपना भगवान मानते हैं, मून गॉडेस। चैंग मिशन पे मैंने यूट्यूब पे एक सेशन लिया है, आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दैट। ओके, यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दैट। तो ये चैंग है, इसमें होता क्या है पता है, हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है इसमें क्या है। असल में चाइना तो बहुत बड़े बड़े काम कर चुका, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था, वो तो मून के सरफेस की मिट्टी तक ले आया 40 साल के बाद, 40 से ज़्यादा साल, मतलब 4 डिकेड्स के बाद, ऐसा कहते हैं। और भी इंडिया, अभी हम लोग अपने लैंडर और रोवर को सफल नहीं बना पाए। तो अब कोशिश ये है इंडिया की कि चंद्रयान 2 जैसे हमारा लैंडर रोवर सफल नहीं हुआ है, तो हम चंद्रयान 3 में अपने लैंडर और रोवर को सफल बना लें। यही लेकर है चंद्रयान 3, जिस पर भी काम चल रहा है, लेकिन अभी भी इस प्रोजेक्ट में काफ़ी टाइम लग रहा है, ध्यान रखिएगा। ओके, अभी भी इसमें इट विल टेक सम टाइम, में ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी इस पूरे के पूरे लेसन में, मैंने आपको स्पेस टेक्नोलॉजी अब जाकर आपको कंप्लीट कर दिया है। अंत में आपको कुछ चीज़ें बता दूं यहाँ पर जो कि ज़रूरी है एज ए इन्फॉर्मेशन। टेलीग्राम पर अगर आप मेरे PDF लेना चाहते हैं या फिर मेरे पूरे वीडियोज़ या लेसन्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े रहें। इवन मैं आपको बोलूँगा आप जुड़े ही रहिए, क्योंकि साइंस टेक एनवायरनमेंट के सारे अपडेट्स करा देता हूँ मैं आपको। ओके, उनके सारे लिंक, सारे वीडियो, सब कुछ यहाँ दे देता हूँ। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/ravi2010 पर है। यहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस मिल जाती हैं, और प्लस के अतिरिक्त आपको मेरी स्पेशल की क्लासेस भी मिल जाती हैं। मेरा जो कोड है रवि UPSC, जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो रवि UPSC कोड को यूज़ करते हैं तो यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। तो ये भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। अनअकैडमी पर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए मैं हमेशा बोलूँगा, और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की एक ब्यूटी भी है, अगर आप स्क्रीन पे देखें आपको एक लाइव मेंटरशिप दी जाती है। ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनके घर में कोई बताने वाला नहीं होता, गाँव से होते हैं या बहुत पिछड़े उस इलाके से होते हैं जहाँ कोई इस तरह के लोग नहीं होते हैं, या घरों में इस तरह का कोई सिविल सर्वेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको एक मेंटरशिप दी जाती है, वो आपके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस में, आपकी स्टडी प्लानिंग में। इसके अलावा आपके साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ओपन हाउस भी दिया जाता है, जहाँ आप एजुकेटर्स के साथ जुड़ भी सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे आपको प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों मिलते हैं। और यहाँ पर मैं आपको फिर बोलूँगा, आइकॉनिक इज़ द बेस्ट सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। आइकॉनिक इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पर भी मेंटरशिप वगैरह दी जाती है। यहाँ पर आपको अगर कोर्स लेना है तो 10% एक्स्ट्रा फीस में डिस्काउंट भी मिल जाता है रवि UPSC के कोड को यूज़ करने पर।
और अगर आप ऑप्शनल कोर्स भी लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको इसी कोड से एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाता है इन्हीं ऑप्शनल कोर्सेज पर। अनअकैडमी पर एक ऐसा ऑप्शन है जो कि लिटरली बहुत ही अच्छा है। अब आपको 0% इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन की फैसिलिटी भी दी जाती है और लिटरली ये काफ़ी अच्छा, अगर किसी के साथ फाइनेंशियल क्रंच है तो वो स्टूडेंट यहाँ पर लोन फैसिलिटी लेकर भी क्लासेस कर सकता है। आप पे किसी भी तरह के डाउट्स होते हैं जिसे आप बेझिझक अपने मेंटोर से पूछ सकते हैं। तो 1:1 के साथ एक मेंटोर के साथ आपको जोड़ा जाता है आपके किसी भी तरह के डाउट्स होने पर इन योर प्रिपरेशन रिलेटेड। तो इसके लिए आप अपनी सीट को बुक करा लें और कोशिश की जाती है कि यहाँ पर आपके रीजनल लैंग्वेज में आपके साथ आपके डाउट्स को लिया जाए। स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज़ है जो अनअकैडमी पर 2022 के लिए है और यहाँ 50 मिनट्स में 15 क्वेश्चंस के साथ 5 सब्जेक्ट्स को लेकर हम आपके साथ मिलते हैं हर दिन 10 बजे। इसे मिस मत कीजिए कि जितने भी बच्चे 2022 के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी सीरियस हैं, पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज MCQ बेस होता है, इंटायर सिलेबस को कवर किया जा रहा है, पूरे क्वेश्चंस पेपर वगैरह के डिटेल एक्सप्लेनेशंस होते हैं, पूरा एक मैट्रिक्स बनाया गया है कंसेप्ट और फैक्ट दोनों के साथ, जिस हिसाब से आपकी UPSC एग्जाम में ज़रूरत हो सकती है। फ्री मेगा टेस्ट सीरीज़ है UPSC CSC के लिए। 15 मिनट में 15 क्वेश्चन लेकर हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में हिंदू और CSAT के प्रैक्टिसेस आपको दिए जाते हैं डिफरेंट टाइम पर। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है जिससे आप हिंदू और CSAT की तैयारी भी अपनी लगातार रख सकते हैं। अंत में आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेरा जो साइंस टेक और इन्वायरमेंट का कोर्स है वो अनअकैडमी पर लॉन्च हो चुका है। साइंस टेक का पहला सेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है, सेशन 1 ख़त्म हो चुका है। इन्वायरमेंट का जो फर्स्ट सेशन है वो 10 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी बच्चे दे आर गोइंग फॉर 2022 प्रीलिम्स, तो वो साइंस एंड इन्वायरमेंट की क्लासेस मेरा देखना ना भूलें। बाकी मैं आपको बार बार लाइव क्लासेस में मिलता रहूँगा और ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ के 30 to 35 क्वेश्चन आपके पेपर पे प्रीलिम्स में यहीं से आते हैं। तो इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन माई दीज 2 सब्जेक्ट साइंस एंड एनवायरनमेंट हैव अ ग्रेट रोल टू क्रैक योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। प्लस के कोर्सेज में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है। UPSC CSC का जो नया बैच है वो 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर आपको 20 GS की बुक्स दी जा रही हैं 2022 और 2023 दोनों के लिए जो बैचेस हैं दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दोज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। और मुझसे या किसी तरह की काउंसलिंग आप चाहते हैं तो आपकी प्रिपरेशन में अगर कोई दिक्कत आ रही है या फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेने में कोई प्रॉब्लम है, उससे जुड़ता कोई रिलेटेड क्वेरीज है या कोई लेटेस्ट ऑफर जानना है, तो आप मुझे इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7825860259। इस समय आप बिल्कुल ये रवि UPSC कोड को यूज़ करना ना भूलें। अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस PDF को टेलीग्राम से ग्रुप से जाके ले लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मिलेंगे और अगले लेसन में हम लोग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को शुरू करने वाले हैं। तो एक सीक्वेंस है, आपके पूरे के पूरे टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पे समाप्त हो रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।